हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का आपका अपकमिंग एग्जाम, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे से देना। और ये वीडियो आप सबके लिए ही थी क्योंकि आप लोगों ने बहुत ऐसे रिक्वेस्ट किया था कि क्वेश्चन पेपर डाल दो आप, है ना। तो लास्ट ईयर वाला मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है, सो मैं आपको उसको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी और साथ साथ आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जिसकी आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो। एक तो आंसर राइटिंग, है ना, कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। तो मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उसके बाद लास्ट में आपको आंसर राइटिंग बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहना। इसके अलावा जो जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो तो नहीं पूछा जाएगा एज इट इज, राइट। तो जिन जिन के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो मैं आपको थोड़ा सा कवर अप करा दूंगी, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर कर लेना। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, इन दोनों की ही ना आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और कॉन्स्टिट्यूशनल वाला ये आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रखा है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का 1000 का टारगेट है, सो उम्मीद है पहुंचा दोगे सारे टाइम से ही, है ना। इसके अलावा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट वहीं मिलेंगी आपको, ओके। और आई विल ट्राई कि अगर मैं क्वेश्चन पेपर डाल भी पाऊंगी तो मैं वहां पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगी, सो दैट आप लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका पेपर है 3 घंटे का है। अब तक आप पेपर दे चुके हो तो आपको वैसे पता है कि 3 घंटे का पेपर है, बट 90 मार्क्स का है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बेसिकली। और 5 क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो ये जो 90 मार्क्स का है, तो 90 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से, तो आपका एक क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट 18 का, ऑलमोस्ट क्या मतलब 18 का ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ हर क्वेश्चन आपका 18 मार्क्स का है, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी लिखना चाहो लिख सकते हो। एक क्वेरी और है जो बहुत ज्यादा आ रही थी मेरे पास कि हिंदी और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि जो ओनली इंग्लिश वाले हैं ना वो तो अपना पूरा पेपर इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बट जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है कि इनकेस उन्हें कोई वर्ड ना मिले या फिर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, सो वो पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, इनको पढ़ के एक, तो फिर मैं आप लोगों को अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस बता देती हूँ, हल्का हल्का सा बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगी, क्योंकि सारा प्लेलिस्ट में डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो इतना टेंशन और लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो डिस्कस द एलिमेंट ऑफ कॉलोनियल लीगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस इन इंडिया। देखो, इसके ऊपर ना आप लोगों ने असाइनमेंट्स भी बनाए हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली पता है इसके बारे में, बट थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ। भारत में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, भारत में स्वतंत्रता उत्तर सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासत के तत्वों की चर्चा कीजिए। देखो, आपको यहाँ क्या बताना है, बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या रहा था, पूरा कॉलोनियल लीगेसी को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, जो जो हम लोगों ने अपने वीडियोस में कवर किए वहां से देखना। एक चीज और है, आंसर राइटिंग बता दूंगी, क्योंकि ये जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, इनकी आंसर राइटिंग ही आपको अच्छे नंबर दिला सकती है, क्योंकि ये वो बात होगी, आपके पास भी नॉलेज है, मेरे पास भी है, पर मैं पैराग्राफ में लिखाई, पॉइंट्स में लिखाई, बस बात खत्म। पर एक बच्चा पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करके आया तो उसकी बात अलग ही होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा देखो, यही क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज कैसे बन सकती है, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज दूसरी देखोगे तो ये इस तरीके से बन सकता है, इलैबोरेट ऑन द लीगेसी ऑफ इंक्लूजन इन इंडिया, है ना। ये पूरा आपका सिविल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में ही, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखो। भारत में उपनिवेशवाद की विरासत के संदर्भ में सिविल सेवाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी लास्ट में ना मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूंगी लिख के कुछ पॉइंट्स, तो आप उस पर ध्यान दे लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलैबोरेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिविल सर्विस इन इंडिया। भारत में सिविल सेवाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब देखो, एक चीज और है इसमें, आपको ना ये जो एक्ट वगैरह हैं, वो सारे आर्टिकल्स जो हो गए हैं ना आपके, वो आप इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करोगे, ठीक है, जो भी आपके अनुच्छेद वगैरह हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने प्रॉपर बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो ज्यादा फोकस उसी पे जाएगा। शुरुआत हम थोड़ा सा करेंगे लिंक बनाने के लिए, बट मेजरली हम आके जो अपना आंसर में मेन कंटेंट बॉडी क्रिएट करेंगे ना, जो बीच में हम कंटेंट डालते हैं, वो सारा इसी से रिलेटेड होगा, तो इस चीज का थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। क्रिटिकल एग्जामिन वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI, विद स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया।
एक बारी हिंदी में देखो इसको। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। देखो जब आलोचनात्मक प्रशिक्षण लिखा होता है ना, तो दैट मीन्स कि जो जो आपको उसकी खामियां दिख रही है ना, तो थोड़ा सा आप उस चीज को बताएंगे। जैसे इसमें ना मैं हल्का सा बहुत ब्रीफ करूं तो आपको पता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है ना, कि किस तरीके से जो पावर है, क्योंकि मेजरली क्या होता है आपकी पावर ये सेंटर में है, इसके बाद स्टेट में है, ठीक है, इसके बाद आप आ गए तो ये हो गई लोकल में, राइट। सो लोकल में आता है आपका ये पंचायती राज, ठीक है। तो आप ये वाला लेवल तो बताएंगे ही, और इसी को आपको आपने मेजरली क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। पर जिस टाइम आप ये बताओगे तो आप इसमें वही 73rd 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो आपका आ जाएगा। इसके साथ साथ आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो कि जब आप इसके ड्रॉबैक्स बताओगे या फिर आलोचनात्मक बताओगे ना, तो आप उसमें वो सारा पूरा बता करके किस तरीके से कैसे कैसे क्या शुरू हुआ। फिर जब क्रिटिसाइज करने की बात आएगी तो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव तरीके से करना है ना, कि विमेंस के नाम पर जो मेंस हैं या फिर घर के जो भी मेल होते हैं, चाहे पापा हो चाहे बेटा हो या भाई हो, है ना, तो वो उस चीज को यूज करता है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप अपने क्रिटिसाइज वाले पॉइंट्स को थोड़ा इलेबोरेट करके, मतलब थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट एन एसे ऑन मेजर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। देखो अब ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म याद है ना, हमने जो पूरा आपकी रिपोर्ट्स बनवा के मैंने आपका तैयार कराया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, आप जाके देखेंगे तो आपको आराम से मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हो कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं। और एक और चीज है, हर रिपोर्ट्स की ना कुछ कुछ हेडिंग्स थी, कुछ कुछ चीजें थी जिसको उन्होंने रिकमेंड किया था कि क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट देख लो, भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलों पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। एक चीज और है, इतना दिमाग लगा लेना कि निबंध वाली बात है ना, तो भी ये वो वाला हिसाब नहीं है। अपन जब हम छोटे थे तब लिखते थे ना निबंध पूरे पूरे एक एक पेज के, तो एक लाइन की सांस नहीं लेते थे बिल्कुल भी, है ना, मतलब लाइन बाय लाइन लिखे ही जा रहे हैं लिखे ही जा रहे हैं, गैप तक नहीं दिया। ये वो वाले निबंध नहीं लिखने हैं जैसे आप अपने बोर्ड्स में लिख के आते हो, प्रॉपर हेडिंग डाल के फिर उसको एक्सप्लेन करके उसी तरीके से लिखना है। फॉर्मेट सब बताऊंगी अभी लास्ट में, ठीक है, तो देख लेना। इसके अलावा एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग इन इंडिया। भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका का प्रशिक्षण कीजिए। तो आप जो बजट वाला देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप जैसे सीधा आप रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री पर शुरू नहीं कर दोगे अपना आंसर, हल्का सा बजट के बारे में बताकर फिर बताओगे किस तरीके से इसकी मेकिंग होती है, कैसे कैसे क्या होता है, फिर आप इसका पूरा प्रशिक्षण करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो अब वहां ना आपको कोई बताने नहीं आएगा कि परमानेंट में आपके सिविल सर्वेंट्स आते हैं, पॉलिटिकल में आपके सारे ये लीडर्स आते हैं। ये चीजें जिस बच्चे ने अच्छे से वीडियोस देखी होंगी, मैंने वहां बहुत बारीकी से और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना कि आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग इसको कवर कर लेना और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कराना। इसके अलावा ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस की बात आ रही है, मतलब एक चीज और थी, पहले बता देती हूँ उसके बेनिफिट्स, ठीक है। ई गवर्नेंस की अवधारणा और इसके लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को एक बात समझा देती हूँ, कई बार हम सफर करते हैं इस चीज की वजह से कि ई गवर्नेंस ही आपका इंग्लिश में लिखा है, ई गवर्नेंस ही हिंदी में लिखा है, ठीक है। अब फंस गए हम। तो आप जब वीडियोस पढ़ रहे हो या फिर जहां से भी मटेरियल पढ़ रहे हो ना, इस चीज को ध्यान में रखो कि थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हमें पता हो कि हाँ भैया इसका मतलब ये होता है, हमें गुड गवर्नेंस वाली चीजें लिखनी है, ई गवर्नेंस वो पूरा डिजिटल वाली जो चीज हो गई, जैसे जैसे हुआ वो सारा समझ गए। तो इस तरीके से लिखना है, वहां जाकर कंफ्यूज मत हो जाना, कभी परेशान हो जाओ। नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन, इसके ऊपर तो आप भर भर के लिख सकते हो क्योंकि ये करंट का टॉपिक भी है, ठीक है। और अगर आपने सिलेबस पूरा देखा होगा तो उस बीच जब आप ये गुड गवर्नेंस वाले टॉपिक करते हो, है ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाली रिपोर्ट्स पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी किस तरीके से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो इसके ऊपर बहुत ईजिली आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। याद है हमने अपने जो आप वीडियोस देखोगे ना, तो आप उसमें देखोगे कि हम बात करते हैं कि करप्ट नहीं होना चाहिए, जो हमारे ऑफिसर्स हैं बहुत ऑनेस्टली वर्क करना चाहिए, गुड गवर्नेंस की बात होती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब पारदर्शिता हो, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ कवर करोगे अपनी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको 4 दे रखे हैं ये, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब कैबिनेट सचिवालय, वैसे इसको केंद्रीय सचिवालय भी बोल देते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा देख लेना आप। जीरो बेस्ड बजटिंग, शून्य आधारित बजट, और है आपका नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। देखो
एक चीज मैंने आपको शुरू में इनिशियली क्या बताया था कि जो हमारे टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें से हमें यानी 5 अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि 5 करने हैं तो फिर इसमें से ये 2 वाली बात कैसे हो गई। देखो कहने का मतलब है टोटल ये वाला नंबर देखो, ये जो लिखे हैं 9 10 करके है ना, ये सारे नंबर देखो, इनमें से आपको टोटल 5 करने हैं। मतलब मान लो कि 9 तक अगर आपने कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 10th वाला आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो 10th में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इन चारों में से कोई 2 अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको अच्छे से आते होंगे, सिंपल। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि जिस तरीके से ना इन्होंने इस टाइम पे ये पूछ लिया आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जरूरी तो नहीं है अब की बार भी राइट टू एजुकेशन पूछे, कम चांसेस हैं, क्योंकि जब पहले ही पूछा जा चुका है तो सेम चीजें क्यों ये वापस पूछेगा, राइट। तो आप देखो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। राइट टू एजुकेशन की जगह वो और क्या पूछ सकते हैं आपसे, राइट टू एजुकेशन की जगह चांसेस बनते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है ना। तो मैं RTI लिख देती हूँ, है ना, मतलब सूचना का अधिकार। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा इसको अंदाजा लगा लेना। अंदाजा क्या, वैसे तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, अब भी अंदाजा लगाने की कसर रह गई। ठीक है, तो इससे आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा आप और देखो कि जब आप बजट की बात करते हो तो देखो बजट से रिलेटेड वही नॉर्मल बजट के बारे में भी पूछ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन बजट, बजट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है, तो वो आप अपने तरीके से लिख के आ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अलावा एक बात और बता दूं और क्या क्या आ सकता है। चार्टर आपका पूछ सकता है ना, आपने पढ़ा है ना सिटीजन चार्टर, जिसको बोल देते हैं आप नागरिक चार्टर, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका थोड़ा सा याद रखना, मैं साइड में लिख के ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा जेंडर पार्टिसिपेशन, ठीक है, जेंडर पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो इस चीज का मतलब इसको लिखेंगे लिंग सहभागिता, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। आपसे सिटीजन चार्टर बता दिया मैंने, RTI बता दिया आपको, तो ये आपके शॉर्ट नोट के हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। एक बात और, अगर एग्जामिनर चाहे तो वो ऐसा भी कर सकता है, जैसे आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाली जो रिपोर्ट्स करी है ना, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना, जैसे 2005 के ऊपर दे देगा नॉर्मल कि आप उसको शॉर्ट नोट में लिखो, तो यू नीड टू राइट ऑन इट, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से डिटेल में हल्का सा पढ़ लेना, डिटेल में क्या, फिर आप अपनी लैंग्वेज में बना के आ जाना उसको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, ई गवर्नेंस, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ना मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सुशासन बोल देते हैं, है ना। मैं बोलती जा रही हूँ, अगर हिंदी में लिख नहीं रही ना तो बोलने पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब देखो जो थोड़े से आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन थे उसमें जो जो प्रोबेबिलिटी बनती है, जैसे 73rd एंड 74th, है ना, वो जो आपके पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्लेन करो अर्बन और रूरल। अब ये आपको पता होना चाहिए 73rd वाला हमारा अर्बन है, रूरल है, मतलब इसको बोल देंगे शहरी और ग्रामीण, है ना। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट नोट में बाय चांस वो ओनली 73rd पूछ ले या 74, तो भी हम तैयार है, हम लॉन्ग के हिसाब से अपने आंसर प्रिपेयर करें, शॉर्ट वाले तो हम यूं ही कर देंगे फिर आराम से, है ना। तो ये 73rd और 74th वाला कि इसके ऊपर पूछ सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब इसको एक्सप्लेन करो, तो इस पे थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। ये पंचायत के मतलब रिलेटेड है ये टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा आपका और क्या बन सकता है, बजट। देखो एक था सिंपल, आपसे इन्होंने क्या पूछा था लास्ट ईयर, आप यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अब की बार क्या पूछा जा सकता है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, है ना, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय बजट, इस तरीके से, है ना, कि आप बजट से क्या समझते हो। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि क्या इसके उद्देश्य हैं, या फिर प्रिंसिपल्स पूछ सकता है, मतलब क्या सिद्धांत है, तो थोड़ा सा आप उस तरीके से अपने आंसर को प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा बजट से ही एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, डिफरेंट स्टेज ऑफ बजट साइकिल, है ना, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बजट साइकिल, ठीक है। मतलब हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं, बजट चक्र की विभिन्न अवस्थाओं पर निबंध लिखें, ठीक है। तो बजट साइकिल के ये स्टेजेस पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या देख सकते हो इसमें, फर्स्ट वाली यूनिट में आप देखो, अगर वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं नॉर्मली सिविल सर्विसेज का, ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल लीगेसी या नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल वाला, दोनों में से कोई एक पूछा ही जाएगा, तो थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ना एक चीज और थी, जब मैं आपको ई गवर्नेंस बोल रही हूँ ना, है ना, तो एक चीज का ध्यान रखोगे कि ई गवर्नेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चन में तो आएगा ही, पर इसके किस किस तरीके से आ सकते हैं, क्या पूछ सकता है, वो पॉलिसी पूछ सकता है गवर्नमेंट की, है ना, कि क्या क्या पॉलिसी है ई गवर्नेंस से रिलेटेड। इसके अलावा वो क्या पूछ सकता है, इसके डिफरेंट
मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल्स हैं कि क्या क्या मॉडल्स हैं, तो मतलब इसको आप लिख सकते हो विभिन्न जो इसके आयाम होंगे, है ना, तो उनको थोड़ा सा आप देख लेना। जो इसके विभिन्न आयाम होंगे उनको हम थोड़ा सा मतलब एक बार देख के चलेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, क्या क्या लाभ हैं इसके, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो थोड़ी सी ये चीजें जब आप ये टॉपिक कवर करोगे ना, तो ये पूरा 360 डिग्री एंगल से कवर है आपका वीडियोस में भी, तो वहां से जब आप वैसे कवर्ड हो तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड हो ही जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, गुड गवर्नेंस थोड़ा सा देख लेना अलग से, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि गुड गवर्नेंस के ऊपर दे कैन आस्क, है ना, मतलब जो आपका सुशासन वाली बात होती है, ठीक है। तो क्योंकि इसके ऊपर ना ये बहुत इजी भी होता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप बहुत प्यार से लिख के आ जाओगे, बहुत ही आराम से। तो ये वाली चीज हो गई इसकी। बाकी एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अभी छूट ही जाती है मुझसे, लोकपाल, ठीक है। लोकपाल हमने पढ़ा है अच्छे से, है ना, लोकपाल के ऊपर वो आपको शॉर्ट नोट दे सकते हैं, ठीक है। तो लोकपाल के ऊपर बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि लोकपाल आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मोशन है ना आपके बजट के, वो थोड़ा सा देख जाना, ऐसे रफली पढ़ जाना, पूछते तो नहीं है ऐसे अलग से, बट इनकेस पूछ ले तो एटलीस्ट हमें पता हो, अदरवाइज ना इसमें तो जो स्टेजेस है ना बजट की वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका मेजर पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया, किसका, जो जो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखना। अच्छा, बाकी एक चीज और थी, ये जो आपको ना मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो गया या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वाला हो गया, है ना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि ये आपका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पे डायरेक्ट जाकर प्लेलिस्ट में भी देखोगे तो आपको ना ढूंढने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे जाओ प्लेलिस्ट में जाके फटाफट देखो, सीरीज में आपके सारे लेक्चर मिल जाएंगे, उनको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखो तसल्ली से। अभी भी टाइम है, जिन बच्चों ने अभी भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो अगर आप अभी भी बैठोगे ना शांति से, तो ट्रस्ट में इतना आपको आ जाएगा कि 60% से ऊपर नंबर ले आओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ यहाँ बैठ के, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बाकी शेयर कर देना, ताकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे होंगे तो सबको हेल्प हो जाएगी थोड़ी, है ना। अच्छा, एक चीज और जो मेरे को अब आपको बतानी थी, जिसकी आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, वो है आपकी आंसर राइटिंग, है ना। देखो ये चीज है कि अब तक बहुत सारे बच्चों को पता होगा, या फिर नहीं भी पता होगा तो आप सीख लो। सबसे पहले क्या होता है ना, जो मेजर चीज है जो टीचर्स सफर करते हैं, जब हम लोग पेपर चेक करते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मान लो मैं आपको ना बिल्कुल ऐसे समझ के पढ़ा रही हूँ जैसे मैं खुद ही पेपर दे रही हूँ, ठीक है। तो मान लो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को बताऊंगी, जैसे मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो और अब अपना आंसर शुरू कर देंगे, ठीक है। चाहे हिंदी और इंग्लिश वाले भाई इसको तो ऐसे ही लिखोगे ना, ज्यादा से ज्यादा उत्तर लिख सकते हो, उत्तर नंबर 20, वो सेकंड, सॉरी 20 पहुंचा दिया, देख रहे हो सीधा, तो उत्तर नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा जब आप लिखना शुरू करोगे तो हिंदी वाला बच्चा जो सबसे पहले लिखता है ना, वो लिखेगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इंग्लिश वाला इंट्रोडक्शन लिखेगा, हिंदी वाला इसको लिखेगा परिचय, ठीक है। अब जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना परिचय लिखना शुरू करना। और जब आप परिचय लिखोगे तो जिस तरीके से जब आप लिखना शुरू कर रहे हो ना अपने आंसर राइटिंग को, तो अपनी आंसर राइटिंग बिल्कुल तरीके से हो, खुले खुले लिखियो। और एक और बात, बहुत बच्चे इतनी स्मार्टनेस दिखाते हैं ना, शीट है, शीट के इतने इतने मार्जिन खींच देंगे, मतलब टीचर्स को बेवकूफ समझते हैं बच्चे। मतलब सोचो मैं इतनी लाइन में लिख के आ रही हूँ अपना कंटेंट, ये कितनी अजीब सी बात है कि आप इतनी ही लाइन में कंटेंट लिख के आ रहे हो, टीचर को समझ नहीं आ रहा कि बच्चे ने पेज भरने के लिए काम किया है। तो पेज भरने पे ध्यान मत दो, कंटेंट पे ध्यान दो, है ना, कि पेज तो अपने आप भर जाएंगे जब आप कंटेंट पे ध्यान दोगे। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रहे कि जो ये वाली हरकत हम कर रहे हैं ना, ये लाइन खींचने वाली, इतना इतना मार्जिन नहीं खींचना, तुम्हें प्रेजेंटेबल अपना पेपर बनाना है, सिर्फ एक साइड हल्की सी लाइन खींच दो स्केल से, बस बहुत है, ठीक है। फिर आप अपना लिखना शुरू करो। अगर आपको लगता है आप जब परिचय लिख रहे हो, चाहे हिंदी में लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में, दोनों ही मीडियम के लिए है ये बात, कि आप अपना लिख कर, अगर आपको लगता है यहाँ तक मैंने अपनी कोई बात एंड कर दी, कि आपने जैसे पंचायत के बारे में बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे शुरू हुई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद आप अपनी थोड़ी सी बात चेंज करना चाहो, तो फिर नेक्स्ट लाइन से आप क्या करोगे, यहाँ से अपना फिर लिखना शुरू करना है ना, पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है। आई बात समझ में? लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम या फुल स्टॉप हो जाएगा। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन का, ठीक है। अब मैं आई अपनी नेक्स्ट शीट पे, ठीक है। जो भी आपका टॉपिक होगा, जिससे भी रिलेटेड होगा, ठीक है। मान लो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पंचायत वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं तो पंचायत का ही चल लेता है, ठीक है। तो अब आप सेकंड टॉपिक जो भी आपकी हेडिंग होगी उससे रिलेटेड, है ना, जैसे मान लो मुझे 73rd वाला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम ऐसी हरकत मत करके आ जाना कभी अपने आप को अंग्रेज समझो, है ना,
तो तुम लोग इसको पूरा लिख के आओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, या फिर हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको संवैधानिक संशोधन, ठीक है, अधिनियम पूरा, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखना, आप इनिशियली आप जब पहली बार अपने आंसर में कोई चीज लिख रहे होंगे तो पूरा लिखोगे, है ना, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके, मतलब उस वर्ड को नीचे फिर आप उस टर्म्स की एब्रिविएशन यूज कर सकते हो, तो टीचर समझ जाएगा बच्चे ने टाइम बचाने के लिए ये फिर ऐसे यूज किया है, ठीक है। तो जैसे आपने लिखना शुरू किया, अब मैंने इसके बारे में बताना शुरू किया, अब जो आपके हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको 73rd ही लिख के आएंगे, सिंपल सी बात है ना। और इसको क्या लिख देंगे, आप क्या लिख दोगे, संवैधानिक संशोधन अधिनियम। देख लो, मुझे लग रहा था मैं अटक जाऊंगी पर मैं नहीं अटकी, है ना। तो ये हो गया संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है। सो हिंदी वाले ऐसे लिख के फिर आप इसको अपना एक्सप्लेन करोगे अपनी लैंग्वेज में अच्छे से प्रॉपर की कैसे कैसे क्या हुआ। एक बात और, मान लो कि मुझे इसका ईयर लिखना है या फिर मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि ये कौन से वाली डे को स्टार्ट हुआ या कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब कैसे हुआ, तो अब आप ऐसे में क्या करने वाले हो कि अगर मान लो मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे मान लो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में ही मुझे थोड़ा सा लिखना है, मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो जिस पेन से मैं लिख रही हूँ ना भाई, उसी से मैंने कॉमा डाला, इसी से ही लाइन मारी सीधा, और सीधा आगे आगे मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं 4 पेन उठाऊं और अलग अलग यूज करूँ, और उस चीज का कोई बेनिफिट उतना होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अब ऐसे ही आपने ये 1 पेज पे 1.5 पेज पे जितना आपको लगा, जितना भी कंटेंट आपसे पूछा गया है आपने उतना लिखा। नेक्स्ट हेडिंग आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। फिर आपने इसके बारे में लिखना शुरू किया कि हाँ भाई इसमें ऐसा ऐसा है, वो पूरा आपने फिर एक्सप्लेन किया उसको। तो इस तरीके से फिर आप जब इसका क्रिटिकल वो करोगे, है ना, क्रिटिकली अगर आप इसको क्या करोगे, क्रिटिकली अगर आपको इसको व्यू करना होगा, सो एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर लूं पहले। क्रिटिकली अगर आपको करना है तो फिर एक आप हेडिंग बनाओगे अपनी, इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करने के लिए, है ना, कि क्रिटिकली आप क्या क्या इसके व्यूज देते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को लिखोगे कि एक हेडिंग डाली, ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसके पॉइंट्स लिखने शुरू किए। एक चीज और है, ऐसी हरकत बिल्कुल ना होने पाए, अगर आपको लगता है कि स्टिल आपके पास पैराग्राफ की जगह आप चाहते हो पॉइंट्स में एलैबोरेट करना, तो भी यू कैन डू वन थिंग कि आपने यहाँ पर अपनी सुंदर सी हेडिंग डाली, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। और अब आप इसको क्रिटिसाइज करना चाहते हो बाई चांस, वैसे पैराग्राफ में करोगे तो और ही अच्छा है, बहुत वेल एंड गुड है, फिर आप उसको पॉइंट्स में लिखोगे। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि आप इसको पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन करके, और जितना ज्यादा हो सके ना आपका आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सप्लेन्ड होगा उतना समझ में आएगा कि हाँ भाई आपको नॉलेज है इसके बारे में। जब आप अंत में आओगे, एंड में आओगे ना, तो आप लिखोगे बहुत सुंदर सा कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। इसको हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे हमारे निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष लिख दिया। अब उसके बाद अब आपने इसका निष्कर्ष लिखना शुरू किया, है ना, कि फाइनली वी कैन से दिस, या फिर मतलब इट कैन से लाइक दैट, कि आप अपने हिसाब से, या फिर हिंदी वाले बच्चे से लिखेंगे तो अंततः ऐसा कहा जा सकता है करके फिर आप अपनी बात एंड करेंगे, मतलब 1-1.5 पैराग्राफ में। और करना क्या है, वो पूरा ब्रीफली, मतलब पूरा संक्षेप में जो भी चीज आपने इसमें अपने आंसर में बताई पूरा, वो चीज आप यहाँ पर सम अप करोगे, ठीक है। एक चीज और, एक हरकत और जो मुझे बड़ी अजीब लगती है बच्चों की, जब हम लिख रहे होते हैं ना, हमें तो लगता है कि टीचर तो शायद पढ़ के ही नहीं आया, है ना, तो हम क्या करते हैं, इतनी इतनी मैंने लाइन मारी, वो तो मैंने आपको बताया ही है ना, और मैंने बड़े बड़े वर्ड लिखे। जैसे मुझे अगर ये लिखना है पंचायत, है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगी पंचायत, ठीक है, या फिर मतलब वही जो आपको लिखना है अधिनियम, भाई लिटरली ना गिनवा दूंगी मैं, मतलब ऐसे 3 ही वर्ड लिखे होंगे सिर्फ लाइन में, मतलब, और ऐसे लगता है पेपर भरा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। टीचर्स को पता चल जाता है आपने पेपर भरने के लिए टाइम ही पास किया है, तो ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना। इवन आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा है, जस्ट डू वन थिंग, ऐसी हरकत करके टीचर को इरिटेट ना करो, आंसर मतलब अपनी इमेज गलत मत क्रिएट करो, है ना, क्योंकि उसको तो पता नहीं है किस बच्चे का कैसा पेपर है। सिंपल आप साइड में मार्जिन डालोगे, आप अपनी बात लिखोगे, जो भी बात है उसको थोड़ा एक्सप्लेन लिख दो, है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दो, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो, कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ये हुआ आपका एंड। बाकी मैंने अपनी साइड से तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे भी दिए, बता भी दिए क्या क्या बन सकते हैं, सो उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से देके आना, ठीक है। ये लो मैंने लिख भी दिया अपने हाथ से, खुश, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बाकी एक चीज और, जैसा भी होगा मुझे बताना, कमेंट्स में बताना कैसा रहा आपका पेपर। मुझे पता है सबका पेपर अच्छा जाएगा, छोड़ के मत आना एक भी क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, आराम से बहुत प्यार से हो जाएंगे। एक बात और थी, अगर ना शॉर्ट नोट वाली बात आए ना, तो शॉर्ट नोट में भी आप चाहो तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, 1000 का टारगेट आपको पता ही है, पहुंचा देना मस्त आराम से, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।
अच्छा एक बात और, जाना नहीं अभी, एक सेकेंड और, एक चीज़ और थी कि बहुत सारे स्टूडेंट ना मुझे लास्ट मोमेंट पे बहुत रिक्वेस्ट किया अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं एक बात कहूंगी कि जैसे ये पेपर खत्म हो ना, तुम्हारे पास सिलेबस है, तुम्हारे पास सब कुछ है, मुझे पहले ही बता दो कि इस सब्जेक्ट की हमें प्रॉब्लम होती है या फिर हमें टफ लग रहा है, मैं उसी के ऊपर शुरू से ही काम करना शुरू कर दूंगी ताकि एंड तक आपको दे दूं। क्योंकि अब मैं नए सब्जेक्ट्स पे काम करूंगी तो कम से कम मुझे उस अकॉर्डिंग पता तो लग जाएगा ना आप लोगों का। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मुझे टाइमली बताओगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा नया आया है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी, सारी मतलब A to Z, ठीक है। तो बस यही था, बाकी शेयर कर देना सबको ताकि सबको हेल्प हो जाए। और मुझे जरूर टाइम से ही बताओगे, लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाती, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो टाइम से अपडेट करना। चलो ठीक है, बाय बाय।